हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों टेस्ट नंबर आपका 40। जी हाँ, इसके पहले हम लोग 39 टेस्ट देख लिए हैं। अगर पीछे वाला क्लास आप नहीं देखे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आज देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 प्रश्न, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज डीएलएड से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। अगर आप इतना करते चलते हैं तो मान के चलिए कि आपको इससे बाहर कई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। अभी तक जितना आपको क्लास करवाया गया है, आपको जितना पीडीएफ दिया गया है, आपको जितना मटेरियल दिया गया है, नोट्स वगैरह दिया गया है, डेली जो क्लास होती है वो रात में आपकी 9 बजे से होती है। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 7857824310। ये है आपका व्हाट्सएप का नंबर। इसमें कैसे आपको जुड़ना है ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइए। आपको पीछे का सारा वीडियो मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें आपको जुड़ने के लिए 351 रुपये का आपको एक बार पेमेंट करना होगा। जी हाँ, एक बार आपको 351 का पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, वीडियो भी मिलता रहेगा और नोट्स भी मिलता रहेगा ग्रुप में, ठीक है। और जो डेली क्लास होगी वो आपकी 9 बजे से होगी। आप इसमें कैसे जुड़िएगा तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7857824310, इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आजकल होता है वो भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर व्हाट्सएप पर हमको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सारा मटेरियल पीडीएफ नोट्स वीडियो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही आपका प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की क्लास समाप्त होगी, सचिवालय सहायक की आप लोग की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग भी सचिवालय सहायक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सचिवालय सहायक की क्लास बिल्कुल फ्री चलेगी यूट्यूब पर, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। जी हाँ, श्रवण बाधिता यानी कि बच्चे क्या हैं, सुनने में उनको क्या हो रहा है, बच्चे को दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई कौशल के आधार अभाव द्वारा, या फिर पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या के द्वारा, या बार बार दोहराने के लिए बोलना, या शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्रिक परीक्षण प्रयोग करना। तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, देखिए भाषाई कौशल के अभाव इसमें किसी प्रकार का इसमें योगदान नहीं है। पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा आपको हो जाता है, बार बार दोहराता है ना। जो बच्चे कम सुनते हैं वो बार बार मतलब पूछते हैं कि सर ये फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, है ना। शिक्षक द्वारा इसमें ऑडियो मेट्रो परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर और आपका 4 नंबर। यानी कि ये 2, 3, 4 आपका बिल्कुल सही है ना। कक्ष स्तर पर जो श्रवण बाधिता की पहचान जो होती है वो पढ़ने और बोलने में होती है, विशिष्ट समस्या के द्वारा होता है, बार बार दोहराने के लिए बोला जाता है बच्चे के द्वारा, तथा शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर दूसरा नंबर। वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं मेरे भाई बहन तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम क्षमता है जिसका संबंध किससे है। देखिए डिस्ग्राफिया के बारे में बहुत बार बताया हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, है ना, डिसलेक्सिया हो गया, ये 3-4 ठो है अशक्तता जिनके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिस्ग्राफिया जो किससे संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ने की समस्या से। देखिए पढ़ने की समस्या जो है ना वो है आपको डिसलेक्सिया, ठीक है। दूसरा है गणना की समस्या से, देखिए गणना और गणित जो है वो आपको डिस्कैलकुलिया है, तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा है लिखने की समस्या से, जी हाँ, तो जो डिस्ग्राफिया है ना वो लिखने की समस्या से संबंधित होता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। पढ़ने की समस्या जो होता है डिसलेक्सिया होता है, और गणना यानी कि गणित की समस्या होता है डिस्कैलकुलिया। चलिए अगला प्रश्न है आपका 3rd नंबर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि टास्क एनालिसिस क्या होता है। जी हाँ, टास्क एनालिसिस क्या है। कह रहा है ऑप्शन कि यह निर्णय लेना कि
कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी नहीं पढ़ानी है। बी है कि जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि इनमें से दोनों। यानी कि टास्क एनालिसिस होता है कि यह निर्णय लेना कि कौन विषय वस्तु पढ़ाना है हमको और कौन सा हमें नहीं पढ़ाना है, और जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में उसको कैसे बांटना है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार, जी हाँ, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। जी हाँ, आवश्यकताओं का ये क्रम आपको सजाना है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो शारीरिक है, सुरक्षा है, आत्मसिद्धि है, आत्मसम्मान है, और प्रेम और अपनत्व है। तो यहाँ पर इसको सीधा मतलब आपको क्रम में सजाना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शारीरिक, यानी कि ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा आपको सुरक्षा, यानी कि ये हो जाएगा 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पर आएगा आपको प्रेम और अपनत्व, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे आएगा आत्मसम्मान, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। और 5वां नंबर पर हो जाएगा आत्मसिद्धि, यानी कि आप इसको मिलाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का ये क्रम है। चलिए नेक्स्ट है आपका है 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। मानव व्यवहार जो है संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने में सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है। जी हाँ, तो ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है। ऑप्शन है आपको जीन पियाजे, ब्रूनर, या फिर अल्बर्ट बंडूरी, या फिर BF स्किनर। तो 5 का क्या हो जाएगा आपका, 5 का आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग अपना अपना कॉमेंट फटाफट करते चलिए। 5 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि BF स्किनर का ये आपको सिद्धांत है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जी हाँ, कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 4 ऑप्शन है, ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष, शारीरिक क्षमता मनोगत्यात्मक पक्ष, या फिर अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष, या अभिवृत्ति भावात्मक पक्ष। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए। 6 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये आपका सुमेलित है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 7 नंबर की रूब्रिक्स क्या है। जी हाँ, रूब्रिक्स क्या है, तो सीखने की सामग्री का संकलन है, या फिर विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है, या विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं, या विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट है। तो क्या है ये। ठीक है, रूब्रिक्स क्या है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। तो 7 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड ये समूह है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा है, और आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करते चलिए। प्रश्न है 8 नंबर, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताना है। जी हाँ, समस्या के अचानक समाधान करने की वकालत करने वाले सिद्धांत कौन सी है। सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, या फिर अनुबंधन। तो 8 का हो जाएगा आपका सूझ का सिद्धांत, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी। सूझ का सिद्धांत आपको यह बताता है कि सीखना जो होता है ना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, बल्कि क्योंकि यह सूझ द्वारा होता है आपका। आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। जी हाँ, व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं, विचलनशीलता पाते हैं, या प्रतिमानता, या दोनों, या फिर कोई नहीं। 9 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, विचलनशीलता और प्रतिमानता। देखिए ये जो आपका कथन है वो है आपका जेम्स डेयर के अनुसार। एक याद रखिएगा, जेम्स डेयर
ठीक है। जेम्स डेयर के अनुसार क्या है ना कि औसत समूह की मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहा जाता है। व्यक्तिगत भेद में क्या होता है, विचलनशीलता एवं प्रतिमानता दोनों का समावेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। जी हाँ, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि या अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका कि व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। जी हाँ, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है कि वैसी मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति जो है ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उसके बारे में सोचता है, इसे ही व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है। जी हाँ, तो त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है, 90 होती है, 110, 135 या फिर 120, कितना होगा आपका 11 का आंसर क्या होगा। सभी लोग अपना अपना फटाफट कमेंट करते चलिए। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 120 होता है, याद रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 120। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जी हाँ, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पर देना चाहिए, तो अभिभावकों के मत को देना चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, या शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न आपका। प्रश्न नंबर है आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान इसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 14, कह रहा है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 किस देश में लागू हुआ। जी हाँ, 2009 देश में, अच्छा कब लागू हुआ ये पूछ रहा है ना, कि बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो लागू किया गया था, है ना, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 2009 में, वो किस देश में जो लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था, डेट आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। सॉरी, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 14 का हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि NCF 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। जी हाँ, NCF जो 2005 है, इसको कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, या फिर केवल ए, या फिर ए और बी दोनों। तो 15 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा भी करना और छात्रों की व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित भी करना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा NCF 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको 16 नंबर, कह रहा है खाली स्थान यहाँ पर भरना है। में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। जी हाँ, कौन सा मूल्यांकन में, जी हाँ, किस मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। 16 का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। योगात्मक मूल्यांकन की वह विधि है दोस्तों जिसमें मापन की भूमिका सबसे सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है।
नेक्स्ट चलते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के बालक की 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। जी हाँ, 20वीं शताब्दी को क्या कहते हैं? बालक की शताब्दी। और यह परिभाषा किसकी है? जी हाँ, यह परिभाषा दी है, किसने दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। तो चलिए इसके खोपड़ी में छेद कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 17 का हो जाएगा आपको क्रो एंड क्रो। जी हाँ, क्रो एंड क्रो याद रखना है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। जी हाँ, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 18 नंबर की, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र की निर्माण करने को कहती है या फिर कहता है, तो वह क्या करती है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को एक बार दो बार पढ़िए, तभी आपके माइंड में अच्छे तरीके से जाएगा। कह रहा है कि एक अध्यापक या अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, तो वो क्या कर रही है? तो कह रहा है कि छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा या कर रही है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा या कर रही है, विद्यार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रही है, या फिर रचनात्मक आकलन कर रही है। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर? हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी हो जाएगा, रचनात्मक आकलन वो कर रही है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। यानी कि रचनात्मक आकलन के समय क्या होता है कि अध्यापक अध्यापिका के बच्चे की मानसिक रचनाशीलता, उसकी सोचने की शैली, बौद्धिक विस्तार का परीक्षण करता है। साथ ही कक्षा के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु के संदर्भ में उनकी सोच, उनकी विषय वस्तु की पकड़ आदि का मूल्यांकन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, है ना, क्योंकि बड़ा होता है और थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सीखने में अशक्त कैसा है? डिसेबल्ड है, अशक्त है। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर गमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणता या फिर सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित किस प्रारूप से संबंधित है? जी हाँ, ये किस प्रारूप से संबंधित है? उपचारात्मक प्रत्युत्तर से है, या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप है, या फिर संग्रथिक अधिगम है, या फिर हस्तक्षेपी अधिगम है? तो ये किससे संबंधित है? सीखने की सत्ता हो गया, है ना, संबद्धता प्राप्त करना, सहयोग पर बल देना, ये किस चीज़ से संबंधित है? 19 का क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि संग्रथित अधिगम इसको कहा जाता है, यानी कि इम्बेड लर्निंग इसको कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका 20 नंबर प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिभाशाली के लिए कौन सा यहाँ पर उपयुक्त है? आपको ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या बी कह रहा है कि संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना, या फिर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास करना, या फिर उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। 20 का क्या होगा आपका? 20 का आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 20 का आंसर नंबर ए, यानी कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सॉरी आंसर नंबर ए हो जाएगा 20 का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका 21 नंबर। 21 कह रहा है कि अधिगम अक्षमताएं। जी हाँ, अधिगम अक्षमताएं यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है कि सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है अधिगम अक्षमताएं, या फिर समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होता है, या फिर वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है, या फिर पठन अक्षमता के पर्याय है। तो 21 का हो जाएगा क्या आंसर? आप लोग बताइए। अधिगम अक्षमताएं
21 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लभ्याङ्क वाले बच्चों में भी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, अधिगम अक्षमताएं। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 22 नंबर। 22 कह रहा है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। जी हाँ, मानसिक विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर समुचित है। ऑप्शन कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, या भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्वकता मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, या फिर परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, या फिर डी है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। 22 का क्या होगा, सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में बताइए 22 का आंसर क्या होगा, है ना। 22 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट नंबर 23 नंबर। 23 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है बताइए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि जो सभी छात्र हैं वो बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर बी कह रहा है कि ऐसी शिक्षा पाए जो उसके लिए अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ठीक है, या फिर अगला कह रहा है कि किसी भी जाति पंथ रंग भेद व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे, या फिर डी कह रहा है कि समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। 24 प्रश्न कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर, जी हाँ, प्राथमिक स्तर कितनों कहते हैं तो 1 to 5 तक, उच्च प्राथमिक स्तर हो जाता है 6 to 8 तक, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या का पहचान करके सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, या फिर अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, या बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, या शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। जी हाँ, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि क्रियात्मक शोध जो है किसी समस्या की पहचान कर उसके समाधान करने हेतु किए जाते हैं, जिनका ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। कह रहा है कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं जिनकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जाती है, या कार्य करते समय सतत रूप से दी जाती है, या कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका 25 का आंसर क्या होगा बताइए। 25 का आपका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। 26 कह रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है। जी हाँ, भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए आखिर क्या जरूरी है। कह रहा है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, या फिर भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, या फिर लिखना पढ़ना बोलना सुनने की अभ्यास करना चाहिए, इनमें से सभी करना चाहिए। 26 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी कार्य कीजिएगा तो बच्चे का भाषाई विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, है ना। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, लिखने पढ़ने बोलने सुनने का अभ्यास करना चाहिए, और इनमें से सभी कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आपका 27।
कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। जी हाँ, अभी वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन है ज्ञान देने वाली, सुगमकर्ता के रूप में, या फिर मित्र के रूप में, या फिर प्रबंधक के रूप में। तो 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सुगमकर्ता की भूमिका होती है वर्तमान समय में शिक्षक की। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। कह रहा है कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। जी हाँ, किशोरावस्था यानी कि 12 से लेकर के 18 साल के उम्र के बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। किशोरावस्था जो होता है ना, उसको बहुत जटिल की अवस्था भी कहा जाता है ना। कह रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, या फिर अपने साथियों में समायोजन करना, या अपने माता पिता से समायोजन करना, या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के समायोजन करना, है ना। जब ये ऐसा उम्र है जिसमें आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जी हाँ, शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होता है? कह रहा है कि बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर है। बी है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। कठोरता से निपटाइएगा, कभी कभी नहीं निपटाएंगे, है ना। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर देंगे, ये भी आपका गलत है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है, ये भी गलत है। सी नंबर जो आपका आंसर है, ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। 29 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी होगा। जब भी ऑप्शन आपको चुनिए ना, तो पॉजिटिव वाला थोड़ा सा चुनिएगा, निगेटिव वाला कभी भी मत चुनिएगा। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव सेंस निकल रहा हो उसको आप टिक करके निकलिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? देखिए, जब एग्जाम लास्ट आ जाएगा तो आप लोग को कुछ कुछ ट्रिक बता देंगे, ताकि आपको ऑप्शन नहीं भी आ रहा हो आंसर तो पर भी आप मार के 99% उसको सही कर सकते हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसा ट्रिक है जिसको आप अपनाइएगा तो हमेशा मैं देखा हूँ कि वो 90% वो सही हो जाता है, 10% चांस रहता है गलती होने का। तो आप रिस्क ले भी सकते हैं, है ना। वो सब मैं लास्ट में बताऊँगा, अभी वो सब मतलब शॉर्टकट पे ध्यान नहीं देना है, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, वो चीज़ मैं लास्ट में आप लोग को थोड़ा सा 1-2 बार बता दूंगा कि किस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको किस प्रकार से टिक करना है हमको, है ना। ABCD में क्या टिक करना है, ताकि 90% आपका सही हो जाएगा। चलिए हम अभी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। प्रश्न कह रहा है 30 नंबर की बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या फिर बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। 30 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, हाँ ठीक रहा है, दिख रहा है आप लोग को। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ठीक है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है या समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो 31 का यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि सी नंबर। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 32 नंबर। कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है। जी हाँ, शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र क्या रहता है? बेहतर होता है या स्थिर रहता है या फिर अवनत होता है या फिर समान रहता है? 32 का हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि बेहतर होता है। ठीक है, यानी कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र होता है वो बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न।
33 कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है। जी हाँ, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है ना। सभी व्यक्ति क्या एक समान होता है? कभी नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। क्यों होता है? तो कह रहा है कि वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, या फिर वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर? सभी लोग बताइए। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वंशानुक्रम भी होगा इसमें, है ना, और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से भी होगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। 33 का आंसर नंबर आपका सी होगा। ठीक है, वंशानुक्रम जो होता है ना, हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, वही जो वातावरण है वो इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अतः व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 34 नंबर। 34 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। जी हाँ, सही मिलान वाला जोड़ा यहाँ पर कौन सा है? तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, यानी कि संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। बी है कि औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, यानी कि अनुकरण, प्रारंभ या फिर कल्पनात्मक खेल। सी है शैशवावस्था, यानी कि तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और डी है कि पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा, यानी कि निगमनात्मक विचार। तो कौन सा यहाँ पर जोड़ा सही लगाया गया है आपको यहाँ पर बताना है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा अधिगम प्रक्रिया में संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। और इस प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में उचित क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट चलते हैं आपका 35 प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों में से भिन्न होता है बजाय। जी हाँ, यहाँ पर दो जगह आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है ना, इसका पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, पुराने वाले का पीडीएफ चाहिए, तो आपको 7857824310 इस नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये हमारा गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी है। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको 351 रुपये का पेमेंट करना है एक बार, और जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ वीडियो नोट्स मिलता रहेगा। आपको करना क्या है कि पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहीं पर आपको डेली 9 बजे रात में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी क्लास को, और आपको पीडीएफ भी, आपको नोट्स भी आपको ग्रुप में ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और जल्दी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं आपका कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। अब बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। जी हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों की जो चिंतन वयस्कों से क्या होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, है ना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मात्रा और यहाँ पर हो जाएगा आपको प्रकार। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 36 नंबर। 36 कह रहा है, 36 नंबर प्रश्न है आपका कि बुद्धि है। जी हाँ, बुद्धि क्या है बताइए। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है दोस्तों ये सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि जो होता है ना, ये व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावी ढंग से सामना करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा, यानी कि सामर्थ्यों का एक क्या है, समुच्चय है आपका बुद्धि। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 37 नंबर, आकलन। जी हाँ, आकलन क्या है? जी हाँ बताइए। आकलन जो होता है ना दोस्तों, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो हमारा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का प्रयोजन जो होता है वो निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री में सुधार लाता है, और यह अतः आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है, आकलन क्या है? तो सीखने में सुधार का एक तरीका है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर। 38 प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जी हाँ, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है? देखिए समावेशन क्या है ना, तो एक दर्शन है। समावेशन एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का, प्रदान करने का एक अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, समावेशन क्या है? तो सभी बच्चों को एक विद्यालय, नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। कह रहा है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। जी हाँ, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बी है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं आएगा। बी तो आपका बिल्कुल ही गलत है। और सी है कि उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। और डी है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो 39 का क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जी हाँ, उसे अलग संस्थान में रखिएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत है ना? तो ये भी आपका गलत है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। जी हाँ, सीखने वाले का स्वनियमन किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्वारा निर्मित नियमों पर या फिर व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, या फिर अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, या स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। 40 का क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने वाले का स्वनियमन आवश्यक होता है। यह स्वनियमन स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 41 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षण की वह वैधता है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुण को मापा जाता है, उस परीक्षण को क्या कहते हैं? समवर्ती वैधता, या फिर भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता, या फिर अभिसारी वैधता। तो इसको कहा जाता है दोस्तों अभिसारी वैधता। ठीक है, अभिसारी वैधता जो होता है ये परीक्षण की वह वैधता है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 42 नंबर। 42 कह रहा है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, या अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, या फिर ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, या फिर इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। जी हाँ, तो 42 का क्या हो जाएगा? देखिए 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिगम के सिद्धांत में सक्रिय अनुबंधन के नाम से जानने वाले प्रसिद्ध जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है आपको अमेरिका के वैज्ञानिक थे B.F. स्किनर, है ना? अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक है B.F. स्किनर, याद रखिएगा ये उनका पूरा नाम है B.F. स्किनर। और इनके अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो B.F. स्किनर ने दिया था। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। चलिए इसको आप लोग जवाब दीजिए। चलिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जी हाँ, जो बच्चे होते हैं वो माँ के गर्भ से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, और ये क्या है? इसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, है ना? तो ये किसका कथन है? ये आपको पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप याद रखिएगा। 43 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ये जो कथन है दोस्तों आपको मुनरो का है। ठीक है, यानी कि जो विकास है वो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक जो है भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। और ये जो कथन है वो किसका है? तो मुनरो महोदय का है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर।
कह रहा है कि शिक्षा जो है यानी कि किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, ये जो कथन प्रयुक्त होता है दोस्तों, ये किस में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आपको शिक्षा की संकुचित अर्थ, या फिर शिक्षा का विस्तृत अर्थ, या फिर शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। 44 का हो जाएगा आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है। जी हाँ, विकास का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है विकास के बारे में। तो कह रहा है कि शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो 45 का क्या हो जाएगा आपका, 45 का आंसर क्या होगा। सभी लोग अपना अपना बताते चलिए, सभी लोग फटाफट, और वीडियो को भी लाइक करते चलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। ये विकास के मुख्य रूप से नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भूमि का कभी विकास हो सकता है भाई, भूमि का कभी विकास नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 46 नंबर। कह रहा है कि वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने और लिखने में समस्या प्रदर्शित करता है उसको ग्रसित होते हैं। जी हाँ, जो बच्चे भाषा बोलने या सुनने या लिखने में समस्या से ग्रसित होते हैं वो किस चीज़ से ग्रसित होते हैं, डिस्फेजिया से, या फिर डिस्प्रैक्सिया से, या फिर डिसलेक्सिया से, या फिर डिस्कैलकुलिया से। जी हाँ, तो यहाँ पर बोलने, सुनने और लिखने, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का आंसर नंबर डिसलेक्सिया हो जाएगा। देखिए डिसलेक्सिया यहाँ पर देखिए आपको बोलने भी दे दिया है, सुनने भी दे दिया है और लिखने भी दे दिया है। अगर डिसलेक्सिया, जो बच्चा बढ़िया से बोल नहीं पाएगा, है ना, तो डिसलेक्सिया जो मेन रूप से होता है ना, वो बोलने, सुनने और लिखने में कठिनाई होता है। लेकिन लिखने वाला जो होता है वो होता है डिसग्राफिया। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट करने में यहाँ पर थोड़ा सा अगर लिखने वाले को यहाँ से हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि बोलने और सुनने आपको होता है डिसलेक्सिया संबंधित है, लिखने के लिए दे दिया जाता है तो वो डिसग्राफिया हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप डिसकैलकुलिया आपको मैथ गणित में समस्या से संबंधित है आपका। ठीक है, 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। जी हाँ, आप एक नया टीचर बनते हैं और गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं नई कक्षा में। तो आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। आप एक सफल और प्रभावी शिक्षक कैसे बनिएगा, है ना, इसके लिए आवश्यकता क्या है। तो कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, आपके वेतन का ज्ञान होना चाहिए, कभी नहीं। कह रहा है कि सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान, या फिर इन सभी का ज्ञान, तो सभी भी नहीं होगा। तो बचा आपका ए और सी। तो 47 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ए नंबर, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति को एक सफल एवं प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो, क्योंकि कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों की मानसिक स्थिति में व्यक्तिगत रूप से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, और इसलिए विभिन्नताओं को ज्ञात कर उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वो टीचर के पास क्या होना चाहिए, तो वो टीचर के पास होना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। कह रहा है कि बच्चों में खेल उसके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है। जी हाँ, जो खेल है ना बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो खेल है समाजीकरण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। क्यों, तो कह रहा है कि खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, या फिर खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, या फिर खेल से बच्चों में नेतृत्व एवं अनुसरण की भावना आती है, या फिर ये सभी तथा समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। बच्चों में ये सभी चीज़ों की भावना बढ़ती है किस चीज़ से, तो खेल से, इसीलिए बच्चों को खेल पर भी जोर देना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए। तो है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या फिर वैकल्पिक प्रश्न। जी हाँ, प्रश्न क्या कह रहा था कि आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। तो इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए आप दोस्तों क्या करेंगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न की आप व्यवस्था करेंगे, निर्माण करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 50 नंबर पे। ठीक है, चलिए हम लोग 68 तक लगा लिए हैं। और आप लोग भी एक काम कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं तो सभी लोग एक तरफ से लाइक बटन दबा दीजिए और एक तरफ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो लोग नहीं किए हैं वही कीजिएगा और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वही कीजिएगा। दोबारा नहीं करना है, एक ही बार करना है। दोबारा कीजिएगा तो डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बार करना है आपको बस। चलिए अगला प्रश्न हमें आपका 50 नंबर का है कि आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा सुपारी खाकर कक्षा में आ जाता है। बताइए अगर ऐसा बच्चा कोई करेगा तो आप क्या कीजिएगा, है ना। कह रहा है कि आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे। अगर कोई बच्चा गुटखा, पान, सिगरेट पीते हुए अगर आपको क्लास में पकड़ा जाए तो आप इसकी हरकत का जिम्मेदार किसको मानिएगा। बताइए, उसकी अंतः इच्छा या फिर उसका सामाजिक वातावरण या फिर उसका आपके प्रति देश या फिर कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका। तो 50 का क्या होगा। देखिए 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, उसका सामाजिक वातावरण, यानी कि जो बच्चे है उसकी संगति किस प्रकार की है ना। बच्चे की संगति से ही ये सब चीज़ का होता है। उसके संगत में जरूर कोई बच्चा गुटखा खाता होगा, पान खाता होगा, सिगरेट पीता होगा, तभी वो इस चीज़ को सीखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। इसीलिए बच्चे का संगति जो होता है ना वो सबसे बड़ा मायने रखता है, इसीलिए उसको उसी संगति में रखने का प्रयास कीजिए जिससे उसका सामाजिक विकास हो सके। कह रहा है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है, व्यक्ति कह रहा है कि वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि का यह परिभाषा किसने दिया है। जी हाँ, ये बुद्धि का परिभाषा किसने दिया है बताइए। जितने भी सवाल आपके लिए लाया गया है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इतना आप करते चलते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर एग्जाम में आना चाहिए। और अगर कुछ आ भी जाता है बाहर तो आप उसको अपने समझ के द्वारा उसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 51 का मैं आंसर बता दूं। ये जो कथन है दोस्तों ये कॉल्विन का है। ठीक है, ये किसका कथन है तो ये कॉल्विन का है, या फिर कभी कभी कैल्विन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ना, कैल्विन या फिर कॉल्विन, तो याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है आपका 52 नंबर। कह रहा है कि अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है कि आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्म अनुशासन और नियंत्रण, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कथन है ये आपको वेंडूरा के अनुसार है ना। तो वेंडूरा के अनुसार जो होता है कि आत्मनियमन अधिगम उद्देश्य के निर्धारण करना, उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयास करना और संसाधनों का प्रयोग करना है। ठीक है, एक आत्मनियंत्रित अधिगमकर्ता जो होता है वो आत्म अनुशासित होता है तथा उसका अपने कार्य पर नियंत्रण होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 53 नंबर। कह रहा है कि संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या है। जी हाँ, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या है। जानना, भूलना, देखना या फिर सुनना। तो संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान का अर्थ समझ या फिर ज्ञान से होता है दोस्तों। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, समझ या फिर ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः ज्ञान हो गया, समग्रता हो गया, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया तथा मूल्यांकन पक्ष इसके अंतर्गत आता है। तो 53 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि जानना इसी के अंतर्गत आता है आपको। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका 53 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 54 नंबर। 54 प्रश्न कह रहा है कि मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तिक और सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। जी हाँ, बताइए कि आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। मीरा का अपने सहेलियों में व्यक्तिक और सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है और इसके आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। तो मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है। क्या अमीर घर से रखने से क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है अमीर घर से संबंध रखने से। कह रहा है कि मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसकी माँ प्रधानाचार्य है तो उसका सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ होगा, है ना। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, ये भी उचित नहीं है। मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। जी हाँ, मीरा की जो भाषा है ना वो बहुत आकर्षक है, इसके वजह से वो सामाजिक समायोजन में सबसे श्रेष्ठ है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जिस बच्चे की जो भाषा प्रिय, मधुर, ओजस्वी होती है वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं।
लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार क्या होता है, अच्छा होता है, मधुर होता है ना, लोकप्रिय होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण माना है। जी हाँ, वंशानुक्रम को व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण किसने माना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मन ने माना है, स्किनर ने, क्रो ने, या फिर टॉयलर ने। तो 55 का हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा। 55 का दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। 55 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि ये जो कथन है वो मन महोदय का है। ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम को व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा, है ना, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। जी हाँ, नहीं वाला प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा, नहीं वाला में थोड़ा सा गड़बड़ होने की ज़्यादा चांस रहती है। तो निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा किस क्षमता का आकलन नहीं होता है। ऑप्शन है कि अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, बी है कि स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, शिक्षार्थी का भाषण कौशल, या फिर समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। तो 56 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि शिक्षार्थी का भाषण कौशल जो है ये है आपका निबंधात्मक प्रश्न के द्वारा इस क्षमता का विकास नहीं होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 57 नंबर। 57 कह रहा है कि कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कह रहा है कि ये सामग्री जो है शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करता है, तो ये तो आपका सही है। बी नंबर कह रहा है कि इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। सी है कि ये सामग्रियाँ मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाता है। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही था। सी नंबर है कि इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो सकता है। ये भी आपका सही है। बी नंबर जो ऑप्शन है ना ये गलत है, और ये गलत ही आपसे पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 58 नंबर। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। फिर प्रश्न है कि अस्कूलन है दोस्तों, अस्कूलन क्या है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, बिना पढ़े हुए टिक नहीं मारिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इससे बढ़िया है कि छोड़ दीजिए, है ना, टिक मारने से अच्छा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव चल जाएगा तो कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में करना क्या है कि सबसे पहले जो छोटा छोटा प्रश्न दिखे, हल्का हल्का प्रश्न दिखे, उसको आप बना के निकल जाइए, उसके बाद इन प्रश्नों पर आइए। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि शुरू से लगते हैं एकदम 150 तक चलते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है कि समय भी लग जाता है और लास्ट में हल्का हल्का क्वेश्चन कुछ छूट जाता है। और जो एग्जाम क्वेश्चन भी जो सेट किया जाता है ना, स्टार्टिंग में आपको हार्ड क्वेश्चन दे देता है, ताकि उसमें आप उलझे रहिए, आपका समय बर्बादी हो जाएगा। और लास्ट में हल्का हल्का क्वेश्चन रहेगा, आपको हल्का क्वेश्चन फिर छूट जाएगा, फिर आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि मैंने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा ऑप्शन दिया गया है कि अस्कूलन क्या होता है। तो अस्कूलन जो है दोस्तों आपका, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चेतन रूप में मूल्य, ज्ञान तथा कौशल को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। लेकिन आप ऐसा काम नहीं कीजिएगा, आप सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही इसको टिक करके निकलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम, आपका 59 नंबर। 59 प्रश्न कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। जी हाँ, किसकी शिक्षा देना चाह रहे हैं बच्चों को, तो ईमानदारी की शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, कभी नहीं दंड देंगे, दंड तो देना ही नहीं है, ऑप्शन काट देना है। कह रहा है कि बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। सी कह रहा है कि ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या फिर डी कह रहा है कि बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो 59 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो ईमानदार बच्चे हैं उसको हम पुरस्कृत करेंगे, ताकि जो बच्चे ईमानदार नहीं हैं वो देख करके उनसे कुछ सीखे और वो भी ईमानदार बनने का प्रयास करें। यानी कि बच्चे में ईमानदारी की भावना का विकास करके उसके प्रत्यक्ष परिणामों के द्वारा बेहतर तरीके से की जा सकती है। व्यवहारवादियों के अनुसार दोस्तों दंड व पुरस्कार बालकों के व्यवहार परिवर्तन में पुनर्बलन का कार्य करता है, और छोटे बच्चों को उनकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है, जिससे अन्य बच्चे भी वैसा व्यवहार करें। ठीक है, चलिए अगला है आपका 60 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार
वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहा है कि खेल बालक के विकास को किस रूप में प्रभावित नहीं करता है। किसके अनुसार? तो वाइगोत्स्की के अनुसार खेल जो है बालक के विकास को किस रूप में प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है आपका कि खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र का निर्माण कर उसका समाजीकरण करता है। बी है कि खेल जो है कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। और सी है कि खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार को जोड़ता है। खेल बालकों के आत्मनियंत्रण का विकास करता है। 60 का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। देखिए, खेल जो है कार्यों और वस्तुओं को विचार को जोड़ता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता। आंसर आपको नहीं पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। 61 नंबर कह रहा है पियाजे के अनुसार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? जी हाँ, तो किस अवस्थाएं में जो बच्चे हैं अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो ऑप्शन है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं इससे ऊपर को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, तो अब बताइए कि इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? 61 का क्या होगा, बताइए सभी लोग, बताइए बताइए बताइए। 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 तक। अगला है आपका 62 नंबर प्रश्न। 62 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, ये संबंध किसने स्थापित किया है आपको बताइए। कोहलर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने? किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संदर्भ स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? और ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है दोस्तों? तो 62 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा आपका, स्किनर महोदय ने, है ना, BF स्किनर ने आपका। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर। चलिए 63 देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? जी हाँ, चिंतन की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? ऑप्शन है कि चिंतन का संबंध वास्तविकता से, मजे, या फिर चिंतन तर्क प्रधान होता है, या फिर चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, या चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। 63 का क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 64 की प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? जी हाँ, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग जो होता है वो किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा या फिर सामान्य शिक्षा? 64 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो है दोस्तों, ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी द्वारा रखी गई थी। ये याद रखिएगा, है ना, किसके द्वारा? तो जॉन डीवी के द्वारा रखा गया था। यह आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित है जो बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि, क्रियाकलाप जैसी शिक्षण पद्धति को अपनाया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखना है। अगला है आपका 65 नंबर। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या फिर अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। 65 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। प्रश्न है कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के लिए किस सूत्र पर आधारित है? जी हाँ, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित होता है? तो दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर? 66 का क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना दोस्तों ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय की जानकारी पहले देनी चाहिए ताकि विद्यार्थी कक्षा आने से पहले उस विषय को पढ़ करके आवे।
ठीक है। चलिए अगला है आपका 67 नंबर। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, है ना, अगर आप पीडीएफ माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब आपका व्हाट्सएप ग्रुप है 7857824310, ठीक है, 4310, है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपको इसी नंबर से, और 7857824310, और इसी नंबर से हमारा गूगल पे फ़ोनपे भी है। तो आप इस नंबर पे दोस्तों एक बार आपको 351 पेमेंट करना है, और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, नोट्स मिलता रहेगा, और आपको ग्रुप में भी वो जोड़ दिया जाएगा और डेली आपको क्लास मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमको इसी नंबर पर भेज दीजिए, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहीं पर आपको पीडीएफ, वीडियो नोट्स सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और डेली वाइज आपको वहां पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमसे पीडीएफ लेने का तरीका। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कि विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। जी हाँ, तो बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है? 67 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए नहीं जाना, ये आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है आपका दोस्तों 68 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? जी हाँ, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण, व्यक्तिगत भिन्नता एवं रुचि, इनमें से कोई नहीं। 68 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि रुचि एवं प्रयास, ठीक है, विशेष महत्वपूर्ण इसको माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 69 नंबर प्रश्न है कि यदि आप एक शिक्षक हैं, जी हाँ आप तो एक शिक्षक हैं ही, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? जी हाँ, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको आप शिक्षा कैसे देंगे? आपके लिए ये तो चुनौती है। प्रश्न है कि आप ऑप्शन है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ देंगे, या विशेष विद्यालय में देंगे, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा देंगे, या फिर विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षाओं के द्वारा देंगे। तो 69 का क्या होगा, यानी कि आप जो है ना अन्य समान बच्चों के साथ ही जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको आप ज्ञान देंगे। तो आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एक शिक्षक के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ अन्य सामान्य बच्चों को भी शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। एक शिक्षक को विभेदकारी नीतियों से सर्वथा बचना चाहिए। पृथक शिक्षा प्रणाली से बच्चों का सार्थक विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक रचनात्मक होना चाहिए ताकि समग्र बच्चों का एक साथ विकास हो सके। आज जो है समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। जी हाँ 70 कह रहा है कि शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? आप वैज्ञानिक सोच बच्चे में विकास कैसे करेंगे? ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के समक्ष छोटी छोटी समस्या रखी जाए, या फिर शिक्षार्थियों के द्वारा दिए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, या बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, या शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करके। 70 का क्या होगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण करने हेतु प्रेरित करके आप वैज्ञानिक सोच का विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि वह बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण के लिए प्रेरित करे। यह एक प्रयोगधर्मी माध्यम माना जाता है और इससे शिक्षार्थियों सृजनशीलता की भावना का विकास होता है। अनुसंधान व अन्वेषण के प्रति अपनी दिलचस्पी को दिखलाते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न है कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? जी हाँ, अगर बच्चे के आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बच्चे में बढ़ती जाती है ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या उसमें वृद्धि होता है? तर्क की वृद्धि होती है, या फिर सामान्यीकरण की, या फिर आत्मकेंद्रीकरण की, या फिर जीववाद की वृद्धि होती है। तो 71 का क्या होगा? देखिए जैसे जैसे यानी कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ
तर्क की भी प्रधानता बढ़ती है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तर्क की प्रधानता बढ़ती है और वह विभिन्न विषय वस्तुओं को अनेक दृष्टिकोण से समझने का कोशिश करने लगता है बच्चा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी समझ भी विकसित होने लगती है, उसमें अच्छाइयों और बुराइयों को समझने की क्षमता विकसित होने लगती है और विभिन्न विषयों पर व्यापक चिंतन भी बच्चा करने लगता है जैसे जैसे बड़ा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तर्क की उसमें आयु बढ़ने के साथ साथ प्रधानता बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर। अच्छा 71 तो हम लोग देख लिए ना, अब 71 देख लिए, हाँ ठीक है 72 नंबर देखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए 72 नंबर देखते हैं कि किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जी हाँ, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं पूछा गया है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति या फिर द्विभाषावाद या फिर अच्छा स्वास्थ्य या फिर बुद्धि। 72 का क्या हो जाएगा आपका, चलिए सभी लोग इसका कमेंट में बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कीजिए आंसर क्या हो जाएगा 72 का। बताइए किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य अगर बच्चे का है तो क्या बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होगा, कभी नहीं होगा यार, तो यही तो नहीं तो पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर। 73 प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, है ना, वर्तमान समय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। वर्तमान समय में जब एग्जाम होता है बच्चों का, है ना, तो उसमें ग्रेड दिया जाता है। तो इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। जो सबसे ज़्यादा अंक लाता है उसको ए ग्रेड में रखा जाता है या फिर उसको सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। तो कितना प्रतिशत लाएगा, तो वो 90 से लेकर के 100% लाने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, किस में रखा जाता है, तो सर्वोत्कृष्ट या फिर ए ग्रेड में रखा जाता है। और इसे उत्कृष्ट प्रदर्शन का सार्थक मापदंड माना जाता है। इससे इससे जो बच्चा कम ग्रेड लाया है ना, तो 90 और 100 से जो कम लाया है, यानी कि इससे कम ग्रेड पाने छात्रों को औसत श्रेणी में रखा जाता है और जो निम्नतर ग्रेड पाने वाले जो छात्र है उसको औसत से कम श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षा में बुनियादी सुधार लाने के लिए इस ग्रेड प्रणाली को वर्तमान समय में अपनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 74 नंबर। प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जितना मैं करा रहा हूँ ना इतना आप करते चलिए, जितना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है, उतना आप मेहनत कर दिए तब तो आप उड़ जाइएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन थे। पियाजे थे, कोहलबर्ग थे, जॉन डीवी थे या वाइगोत्स्की थे। आंसर क्या हो जाएगा 74 का, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो जॉन डीवी थे ना, ये अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का समर्थक माना जाता है। तो देखिए जो भी पॉइंट आपको बोला जाता है ना उसको आप नोट करते चलिए, पढ़ने का यही तरीका है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं सर ये भेज दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, अब पढ़ेंगे कुछ नहीं, बस खाली मांगेंगे कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अभी तक जितना PDF दिया गया है क्या उतना पढ़े हैं, उतना तो आप पढ़िए, है ना, जितना दिया गया उतना पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए। और बहुत सारे लोग सर ये दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, और पढ़ेंगे तो कुछ नहीं। ठीक है ना, खाली जमा करके रख लेंगे। आप एक किताब को 100 बार पढ़िए वो अच्छा है, 100 किताब को एक बार मत पढ़िए, एक किताब को 100 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। 100 किताब को एक बार पढ़िएगा आपको 1000 कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए एक किताब को 100 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना दिया जा रहा है उतना करते चलिए, जो आपको बोला जा रहा है उसको आप नोट करते चलिए। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डीवी हो जाएगा। जॉन डीवी जो थे ये अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और ये प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक माने जाते हैं ये। ठीक है, जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक विद्यालयों की सुव्यवस्था पर अधिक बल दिया था। उनका मानना था कि केवल इसी माध्यम से ही सामाजिक प्रगति संभव है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। अगला चलते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। और जाते जाते आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए आपको बता दिया गया है और नीचे भी आपको बताया जाएगा। कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा जो पहले जब था ना तो इसमें इसको रखा गया था राज्य सूची में। देखिए सूचियाँ 3 प्रकार है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची है। 3 सूची है और तीनों सूची को अलग अलग बांटा गया है और सभी में विषय रखा गया है। जो राज्य
राज्य सूची का विषय है इस पे जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगी। जो संघ सूची का विषय है उस पे कानून कौन बनाएगा, संघ सूची बनाएगा। और जो समवर्ती सूची का विषय है उस पे दोनों मिलकर के बनाएगा। तो शिक्षा को जो था पहले राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिसमें संशोधन करके किया जाता है इधर से उधर, है ना। तो इसको समवर्ती सूची में जो डाला गया है ये किस संशोधन के तहत डाला गया है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा आपका 75 का। बताइए सभी लोग कि इसको किस संशोधन के अंतर्गत इसको डाला गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन है ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन है 42वें संविधान संशोधन। मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। क्या कहते हैं, मिनी संविधान। क्यों कहते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ था। 42वें संशोधन में ही आपको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था आपको, है ना। देखिए 42वें संविधान संशोधन में और भी बहुत कुछ जोड़ा गया है, घटाया गया है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा आपको किस इसको स्थानांतरित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया था आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था आपको 42वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो जो आपका संपत्ति का अधिकार था, है ना, पहले संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था 1978 ईस्वी में, ठीक है। 1978 में संशोधन हुआ था 44वां, और इसको हटा करके कहाँ रखा गया, तो इसको ले जा करके रख दिया गया अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है। अनुच्छेद 300 के क में रखा दिया गया आपको संपत्ति के अधिकार को, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये रहा आज का दोस्तों 75 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका आपको आंसर दे दिया गया है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ये आपके व्हाट्सएप का नंबर है, और इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों आपको एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार 351 का पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स सभी चीज़ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। और जब आप पेमेंट कीजिएगा तो उस समय भी आपको जब अभी तक जितना भी क्लास हुआ है सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ये हमारा फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, आप इसमें पेटीएम भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है मेरा, तो इस पर आप भेज दीजिएगा आप, ठीक है। फिर आपको वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा और आपको सारा चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये है आपको कैरियर परिवार, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा सीटेट की भी तैयारी चल रही है, तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर सीटेट की अलग अलग बैच है, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट करके दोस्तों इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और आज का दोस्तों टेस्ट नंबर 40 आपका समाप्त हो गया। जी हाँ, 40 टेस्ट आप लोग का हो गया है ना। और अगला जो टेस्ट होगा वो सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ का होगा। 41वां जो टेस्ट होगा वो सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ का होगा, तो आप लोग देना ना भूलिएगा। आज हम लोग देख लिए डीएलएड से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट 75 प्रश्न, और डीएलएड बीएड से संबंधित, ठीक है। डेली आपका जो क्लास होता है वो रात में 9 बजे से होता है। इतना अगर आप करते चलते हैं ना तो एक भी सवाल आपको बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये आपको बताया गया था आपको किस प्रकार से पीडीएफ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार का समस्या हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, और आपको नंबर भी दे दिया गया है ना, आप इस पर जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।